यही यही तो वो राजकुमारी है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर उड़कर आया हूं। लेकिन इसकी हालत तो अब भी वैसी ही है। जब तक ये राजकुमारी ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे इसके पास ही रहना होगा। जंगल के किनारे नदी के शांत पानी को देखकर आर्यन अचानक ठिठक गया। उसने आश्चर्य से चीखते हुए कहा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? उसकी आंखों के सामने केले के तने पर एक लड़की बहती हुई चली आ रही थी। उसका पूरा शरीर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। तभी उस लड़की के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, उफ, मुझसे अब जिया नहीं जा रहा। कोई है यहाँ? मुझे मार डालो। ये दर्द अब मुझसे सहा नहीं जाता। इतना सुनते ही आर्यन के होश उड़ गए। उसने हक्का बक्का होकर खुद से कहा, ये क्या? ये लड़की, ये तो अभी भी जिंदा है। फिर उसने घबराते हुए उस लड़की के पास जाकर पूछा, क्या आप वाकई जिंदा हैं? पर आपको इस तरह केले के तने से बांधकर नदी में बहा क्यों दिया गया? हाँ, मैं जिंदा हूं। लेकिन सच कहूं तो इस तरह तिल तिल कर जीने से तो मर जाना कहीं बेहतर है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आप मरना क्यों चाहती हैं? मुझे बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन और पीड़ा है। एक अजीब सा रोग है जिसने मेरे पूरे शरीर को गहरे घावों से भर दिया है। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने भरे हुए गले और हैरानी के साथ कहा, आपको इतना भयानक रोग है, फिर भी आपके घर वालों ने आपकी सेवा करने के बजाय आपको इस हाल में मौत के मुंह में बहा दिया? हाँ, कई वैद्यों और बौद्ध साधुओं ने भी मुझे देखा है। सबने बस एक ही बात कही कि इस रोग का कोई इलाज नहीं। इसीलिए अपनों ने ही मुझे इस तरह जल समाधि के लिए बहा दिया। लड़की ने अचानक तड़पते हुए आर्यन के सामने हाथ जोड़ दिए और विनती करने लगी, तुम मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो। मुझे इस असहनीय दर्द से छुटकारा दिला दो। नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि किसी की मुसीबत के वक्त उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लड़की ने डर और चेतावनी के स्वर में आर्यन को खुद से दूर रहने का इशारा किया। मदद नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। बल्कि अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो ये छुआछूत का रोग सब में फैल जाएगा। चले जाओ यहाँ से। आप पहले ही ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा? ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे इस रोग का कोई इलाज नहीं है। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। मेरे पिता एक वैद्य हैं। आप चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। नहीं, तुम्हारे घर नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। और तुम मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। मैं इन सब से नहीं डरता। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है और सुना है, सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगो भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और नदी के ठंडे पानी में उतर गया। उसने सावधानी से लड़की के शरीर पर बंधी रस्सियों को खोला और उसके ऊपर के सफेद कपड़े को हटाया। कपड़ा हटते ही आर्यन दंग रह गया। ये क्या? तुम्हारे शरीर पर तो ये कीमती राजसी वस्त्र हैं। तुम कौन हो? हाँ, मैं रूपनगर की इकलौती राजकुमारी हूँ। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक और डरावना है।
राजकुमारी, अभी आपको इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपको घर ले जाकर ठीक करना मेरी प्राथमिकता है। बाकी बातें हम आराम से जानेंगे। आर्यन ने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने राजकुमारी को एक साफ बिस्तर पर लेटा दिया। तभी आर्यन के पिता रामलाल वहां आ पहुंचे। अरे बेटा, आज तू नदी से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? और ये लड़की कौन है? इसके वस्त्र देखकर तो लगता है कि ये किसी राज परिवार से संबंध रखती है। आर्यन ने अपनी सांसें संभालते हुए अपने पिता को पूरी बात विस्तार से बताई। पिताजी, मैं नदी पर पानी पीने गया था। तभी मैंने देखा कि ये लड़की एक केले के तने पर बेसहारा बहती हुई आ रही है। इसके पूरे शरीर पर घाव जैसे भयानक निशान हैं, मानो कोई जानलेवा रोग इसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। इसके घर वाले इस रोग का इलाज नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने इसे इस तरह मरने के लिए बहा दिया। क्या कह रहा है तू बेटा? इतना अनर्थ, इतने बीमार इंसान को कोई इस तरह पत्थर दिल बनकर कैसे बहा सकता है? हाँ पिताजी, इसके साथ यही क्रूरता हुई है। ये बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि अब ये दर्द सहा नहीं जाता। ये मुझसे इसे मार डालने की विनती कर रही थी। हम वैद्य हैं बेटा, हमारा धर्म है लोगों को जीवन देना, किसी बीमार इंसान की जान लेना नहीं। ठहरो, मैं देखता हूं कि इसे आखिर क्या हुआ है। जैसे ही रामलाल राजकुमारी के करीब जाने लगे, वह डर के मारे पीछे हटने लगी। नहीं, रुक जाइए, मेरे पास मत आइए। अगर आपको कुछ करना ही है तो मुझे मार दीजिए। मुझ पर दया कीजिए और मुझे मार डालो। चुप हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। क्या सिर्फ मरना चाहने से किसी की मृत्यु हो जाती है? मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। पहले मुझे तुम्हें देखने तो दो। ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हें आखिर ये रोग हुआ कैसे है। राजकुमारी, आप बार बार मरने की बातें क्यों कर रही हैं? आप हम पर भरोसा रखिए। अगर मुझे आपको मारना ही होता तो मैं इतनी मेहनत करके आपको यहाँ तक क्यों लेकर आता? हम आपकी जान बचाना चाहते हैं। आर्यन की माँ विमला ने भी पास आकर राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और बड़े दुलार से पूछा, बेटी, मेरा बेटा तुम्हें यहाँ बचाने के लिए ही लेकर आया है, पर क्या तुम जानती हो कि आखिर तुम्हें ये कौन सा रोग हुआ है? रामलाल ध्यान से राजकुमारी के घावों की जांच कर रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ाने लगी। उन्होंने आश्चर्य और चिंता से कहा, सर्वनाश, ये तो अत्यंत भयानक रोग है। इस रोग को ठीक करने का तरीका हर किसी को ज्ञात नहीं है। और सबसे बड़ी विपदा तो ये है कि जो भी इसके संपर्क में रहेगा, ये रोग उसके शरीर में भी फैल सकता है। तो अब आप क्या करेंगे बाबा? क्या आपको इस रोग का कोई इलाज नहीं पता? क्या आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे? उपाय है बेटा, मैं इस रोग को जड़ से खत्म कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मणिमुख के पत्ते लाने होंगे। मैं तो रोज जंगल जाता हूं बाबा, आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं हर हाल में उन पत्तों को ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं बेटा, मणिमुख के पत्ते लाना साधारण बात नहीं है। उसे केवल वही ला सकता है जिसका भाग्य बहुत प्रबल हो। और पत्ते लाने के बाद भी इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए दिन रात सेवा और कड़ी देखभाल की आवश्यकता होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं उन पत्तों को जरूर ढूंढ निकालूंगा। शायद भगवान ने ये पुण्य का काम मेरे भाग्य में ही लिखा है। और जहां तक सेवा की बात है, तो माँ भी तो है और मैं भी हूं। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। पराई लड़की है तो क्या हुआ? अगर हमारी सेवा से ये बेटी ठीक हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। रामलाल घर के अंदर गए और जड़ी बूटियों से बना एक लेप एक कटोरी में लेकर आए। उन्होंने कोमलता से राजकुमारी से कहा, ये लेप अपने घावों पर लगा लो बेटी, इससे तुम्हें जलन में थोड़ा आराम मिलेगा। विमला ने आगे बहकर रामलाल के हाथ से लेप की कटोरी थाम ली। वो कटोरी मुझे दीजिए, मैं अभी राजकुमारी के घावों पर इसे लगा देती हूँ। पिताजी,
मैं अभी आया। मैं हड़बड़ी में अपनी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया हूं। उसे लेकर आता हूं और साथ ही चारों तरफ ढूंढ भी लूंगा। शायद कहीं मणिमुख पत्ता मिल जाए। संभल कर जाना बेटा, जंगल अब घना और अंधेरा होता जा रहा है। जितना जल्दी हो सके घर लौट आना। आर्यन जंगल पहुंचकर हर कोने में उस दुर्लभ जद्दी बूटी की तलाश करने लगा। उसने घने पेद्दों के बीच और कांटेदार झाड़ियों के अंदर अपनी आंखें गड्ढा दी, लेकिन उसे वह औषधि कहीं नहीं मिली। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी वो औषधि नहीं मिली। चलो पहले अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ लेता हूं, फिर एक बार और कोशिश करूंगा। अगर आज नहीं मिला तो कल फिर आना होगा। अभी आर्यन कुल्हाड़ी ढूंढ ही रहा था कि तभी हवाओं को चीरती हुई एक दर्दनाक आवाज उसके कानों में पड़ी। छोड़ दो, मत मारो मुझे, कोई है, बचाओ, मुझे छोड़ दो। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां? आर्यन तेजी से आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे झाड़ियों में फरफराता हुआ एक छोटा और घायल पक्षी मिला। अरे तुम्हें क्या हुआ छोटे पक्षी? तुम इस हाल में यहाँ कैसे? एक शिकारी के तीर ने मुझे घायल कर दिया है। तीर मेरे पंख को चीरते हुए निकल गया। दर्द इतना है कि मैं अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा, इसीलिए मैं बेदम होकर यहाँ गिर पड़ा। चिंता मत करो छोटे पक्षी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? तुम तो बस एक इंसान हो। मेरे पिता बहुत बड़े वैद्य हैं। पहले मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। आर्यन ने उस नन्हे पक्षी को बड़ी सावधानी से अपने हाथों में उठाया और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही रामलाल ने उसे दरवाजे पर देखा। आ गया बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, क्या तुम्हें वो मणिमुख का पत्ता मिला? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पक्षी को ठीक करना जरूरी है। ये पक्षी तुम्हें कहाँ मिला? इसके पंख को देखकर तो लगता है कि इसे किसी शिकारी का जहरीला तीर लगा है। जल्दी करो, इसे उस राजकुमारी के पास ही लेटा दो। मैं अभी इसका उपचार शुरू करता हूँ। जैसे ही आर्यन ने पक्षी को बिस्तर पर रखा, उस नन्हे पंछी की नजर राजकुमारी पर पड़ी। उसके मन में एक विचार कौन था। यही तो वो राजकुमारी है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर उड़कर आया हूं। लेकिन इसकी हालत तो अब भी वैसी ही है। जब तक ये राजकुमारी ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे इसके पास ही रहना होगा। हाँ बताओ बेटा, क्या तुमने जंगल में ठीक से ढूंढा था? हाँ पिताजी, जाते समय मैंने एक एक झाड़ी छानी थी। कुल्हाड़ी लेते वक्त भी मैं दोबारा ढूंढने ही वाला था, लेकिन तभी इस घायल पक्षी पर मेरी नजर पड़ी। इसकी जान बचाना जरूरी था, इसीलिए मैं आगे नहीं देख पाया। कोई बात नहीं बेटा, अब शाम हो रही है, आज और मत जाओ। कल सुबह जल्दी निकल जाना। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें वो औषधि जरूर मिल जाएगी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के लिए जो लेप बनाया है उसी से काम चलाते हैं। तुम आराम करो, कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल जाना। आर्यन बेटा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं घर का बाकी काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहीं हूँ। आज पूरी रात बैठकर मैं ही इन दोनों की देखभाल करूंगा। आपको जागने की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र भी हो गई है। क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे आर्यन? हाँ माँ, मैं कर लूंगा, मुझे करना ही होगा। पूरी रात बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही रामलाल आर्यन के पास पहुंचे। आर्यन, अब कैसी तबीयत है राजकुमारी की? पिताजी, पूरी रात राजकुमारी दर्द से तड़पती रही। हर बीतते पल के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। और वो घायल पंछी, वो भी अब बिल्कुल चुप हो गया है, मानो उसकी सांसें धीमी पड़ रही हों। मैंने पहले ही कहा था बेटा, इस रोग की दवा बनाने के लिए एक विशेष लता और मणिमुख पत्तों की जरूरत है, जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। मैंने भी अपनी जवानी में बहुत कोशिश की थी, पर वो कहीं नहीं मिले।
अब बिना उसके मैं दवा कैसे बनाऊं? पिताजी, मैं आज फिर जाऊंगा उस औषधि वाली लता को ढूंढने, और आज चाहे जो हो जाए मैं वो लता लेकर ही लौटूंगा। तो फिर देर मत कर बेटा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन याद रखना, अगर वो लता ना मिली तो बिना देर किए वापस लौट आना। उसे सिर्फ वही पा सकते हैं जिनका भाग्य सच में प्रबल हो। ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए।